हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 फूड प्रोडक्शन बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड। इसका थ्योरी पार्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट चैप्टर था इस बुक का। इस लेक्चर में हम करेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 8 की। आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम वही लाएंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप जो होती है उसका एक एग्जांपल बताना है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है उसका। राइस, व्हीट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो राइस इसका करेक्ट एग्जाम आंसर है। खारिफ क्रॉप कौन सी है? एक राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वंस द सीड इज सोन। जो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बहुत सारे स्टेप्स पढ़े थे, है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने कौन से स्टेप्स पढ़े थे कि एक फार्मर को जब क्रॉप वो ग्रो करता है तो उसमें उसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सॉइल प्रिपरेशन पढ़ी थी, सीड की सिलेक्शन ऑफ सीड पढ़ा था, ये सभी स्टेप्स पढ़े थे हमने। 8 स्टेप्स पढ़े थे पूरे। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सीड सो करने के बाद यानी कि बीज को बोने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? लेवलिंग, टिलिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग। तो इरिगेशन आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनियल क्रॉप। बाइनियल क्रॉप कौन सी है इनमें से? मेज, राइस, कॉटन, कैरेट। तो कैरेट इसकी बाइनियल क्रॉप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स कट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? सिकल, फर्टिलाइजर, विनोवर, सीड ड्रिल। तो किसका यूज किया जाता है? सिकल का यूज किया जाता है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का फादर किसे कहा जाता है? सर एल्बर्ट होवर्ड, एमएस स्वामीनाथन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो सर एल्बर्ट होवर्ड को फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। तो ये चूज द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डैश सीजन। खारिफ क्रॉप्स जो है कौन से सीजन में ग्रो करी जाती है? रेनी सीजन में। डैश आर दी वंस विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर और इन 1 ग्रोइंग सीजन। वो क्या चीज है जिसकी लाइफ साइकिल, जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं एक साल में या फिर एक ग्रोइंग सीजन में। तो एक साल में कर रहे हैं यानी कि एनुअल क्रॉप्स। साल में एक बार एक पूरी उनकी जो लाइफ साइकिल है वो साल में 1 ईयर में कंप्लीट हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं एनुअल क्रॉप्स। द प्रोसेस इन विच म्यूटेशन इज अकर्ड विद द हेल्प ऑफ म्यूटाजेंस इज कॉल्ड डैश। वो प्रोसेस जिसमें म्यूटेशन करवाते हैं हम म्यूटाजेंस की हेल्प से, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। डैश क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर। विंटर में कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर होती हैं? राबी क्रॉप्स। डैश इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव द सॉइल एंड क्रॉप्स। सॉइल और क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सोइंग ऑफ डैश क्रॉप्स टेक प्लेस एट द स्टार्टिंग ऑफ विंटर। विंटर की स्टार्टिंग में कौन सी क्रॉप्स को हम सो करते हैं? कौन सी क्रॉप्स को बोलते हैं? राबी क्रॉप्स को। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में सबसे पहला है हमारा सीड सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। सीड सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यानी कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीकल्चर की प्रोसेस में। यस इट इज ट्रू, क्योंकि सीड सिलेक्शन अगर अच्छा होगा, सीड्स हमारी अच्छी होंगी तभी तो क्रॉप अच्छी होगी। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्रीकल्चर की प्रोसेस में। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्ड टू ग्रो रैबी क्रॉप्स इज मोर देन द खारिफ क्रॉप्स। जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रैबी क्रॉप्स को ग्रो करने की जरूरत होती है ना, रेबी क्रॉप्स को ग्रो करने में जितनी रेनफॉल की जरूरत होती है उससे ज्यादा रेनफॉल की जरूरत खारिफ क्रॉप्स वाली क्रॉप को होती है। इट इज फॉल्स, क्योंकि खारिफ क्रॉप को ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू रैबी क्रॉप्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिग्रेड्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को डिग्रेड कर देता है यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है, डिप्लीट कर देता है। इट इज फॉल्स, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग तो होती ही इसीलिए ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखा जा सके, है ना। तो वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को और इम्प्रूव करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसलिए डिग्रेड नहीं करती। इट इज फॉल्स। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में अ जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट। प्लांट में एक जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके एक प्लांट में एक जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यस इट इज ट्रू। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वो ब्रांच होती है जो क्रॉप प्लांट्स की स्टडी से डील करती है। इट इज फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रू एंड फॉल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स।
जिसमें सबसे पहला है राइट अबाउट द मेथड्स यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो मेथड्स यूज करे जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर नाम ही लिखेंगे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन आर दी मेथड्स यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए दो ही मेथड्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए ये दोनों मेथड्स यूज किए जाते हैं। डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच हार्मफुल केमिकल्स आर आइदर नॉट यूज्ड एट ऑल और आर यूज्ड इन मिनिमम अमाउंट्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है, एक तरह की फार्मिंग ही होती है, ये खेती बाड़ी ही होती है जिसमें हार्मफुल केमिकल्स को या तो बिल्कुल यूज नहीं किया जाता, अगर यूज किया जाता है तो उन्हें मिनिमम अमाउंट में, दैट मीन्स कम से कम अमाउंट में यूज किया जाता है केमिकल्स को, इसलिए ये होती है आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच फोकसेस ऑन ग्रोइंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड डेकोरेटिव फ्लावर्स एंड प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चर जो है एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर मेन टॉपिक हो गया एक तरह से और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसका मेन फोकस होता है प्लांट्स, वेजिटेबल्स ग्रो करना और डेकोरेटिव फ्लावर प्लांट भी ग्रो करते हैं हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, the green revolution is defined as a period when the productivity of global agriculture increased drastically as a result of new advances। green revolution की डेफिनेशन क्या हो गई, एक पीरियड जिसमें ग्लोबल एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है यानी पूरे अर्थ की जो एग्रीकल्चर होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, प्लांट्स का, तो वो बहुत ड्रास्टिकली यानी बहुत ज्यादा उसमें चेंज आया, इंक्रीज हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू एडवांसेस। किस वजह से चेंजेस आए इतने, क्योंकि बहुत सारी एडवांसमेंट्स आई थी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई जिसकी वजह से ग्लोबल एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी। तो उस पीरियड को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन का पीरियड था इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1967-68 वाले ईयर में अबाउट, ठीक है। इट मेनली टुक प्लेस इन, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था मेनली पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में हुआ था और धीरे धीरे वो सारे में फैल गया था, क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ओके। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आपको बताने हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वाली जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे उसमें एक क्वेश्चन और था, आपको उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था। तो उसमें आपको जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था शॉर्ट का, वही आंसर आएगा, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर लॉन्ग में अगर आपसे पूछता तो आपको और डिटेल में लिखना होगा। तो अब हम आगे करते हैं लॉन्ग में, जिसमें सबसे पहला क्या पूछ रहा है, ग्रोइंग सीजन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ग्रोइंग सीजन के बेसिस पे हमने टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी थी, खारिफ क्रॉप्स एंड रैबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं, दीज क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम में इन क्रॉप्स को बोया जाता है। और ये जो खारिफ क्रॉप्स होती है ना, जून जुलाई के मौसम में, जो जून जुलाई का मंथ आता है उसमें बोया जाता है, और इनकी कटाई कब होती है, इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। इसका एग्जांपल क्या है, मेज, मिलेट एटसेट्रा। रैबी क्रॉप्स, इन्हें विंटर सीजन में सोन किया जाता है यानी कि बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, ठीक है, विंटर सीजन होता है अक्टूबर नवंबर में, इसलिए इन्हें बोया जाता है उस टाइम पर, और हार्वेस्ट करा जाता है इन्हें मार्च और अप्रैल के मंथ में। एग्जाम्पल है इसके वीट, पीज एटसेट्रा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट अ डिटेल्ड नोट अबाउट बाइनियल्स एंड पेरेनियल क्रॉप्स विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको बाइनियल्स और पेरेनियल क्रॉप्स के बारे में बताना है। तो बाइनियल क्रॉप्स क्या है, दीज क्रॉप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years और इन 2 ग्रोइंग सीजंस। ये जो बाइनियल क्रॉप्स होती हैं, बाई आ रहा है ना, बी आई बाई यानी कि 2, तो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट करती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 2 ग्रोइंग सीजंस में ये कंप्लीट करती हैं अपनी लाइफ साइकिल, ये वाली क्रॉप्स। दे आर ग्रोन इन द फर्स्ट ईयर इन विच द रूट्स एंड लीव्स आर प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट ईयर में, 2 ईयर में बोल रहा है ना, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, इन क्रॉप्स की रूट्स और लीव्स प्रोड्यूस होती हैं। एंड इन सेकेंड ईयर दे प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। और सेकेंड ईयर में इनमें फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं ये वाले प्लांट्स, ठीक है। बाइनरी क्रॉप्स के एग्जांपल है आपका कैरेट, जिंजर एटसेट्रा। फिर आते हैं आपके पेरिनियल क्रॉप्स। दीज आर दी क्रॉप्स विच कैन सर्वाइव विदाउट रीप्लांटिंग फॉर सेवरल ईयर्स। ये वो क्रॉप्स होती हैं जो सरवाइव कर सकती हैं, जो जिंदा रह सकती हैं बिना रीप्लांटिंग के, ठीक है। सालों तक अगर आपने रीप्लांटिंग नहीं करी तो तब भी वो उस सॉइल में ये क्रॉप्स ग्रो कर सकती हैं, विच मीन्स दे कैन बी हार्वेस्टेड सेवरल टाइम्स बिफोर रीप्लांटिंग इज नीडेड। तो रीप्लांटिंग करने से पहले इसे हम बहुत बार हार्वेस्ट कर सकते हैं इन क्रॉप्स को। पेरिनियल फ्रूट क्रॉप्स आर लेस लेबर इंटेंसिव, इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है।
एंड हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पैन। इन वाली जो क्रॉप्स, ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं, इनकी लाइफ स्पैन यानी कि इनकी जिंदगी बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये है आपकी पेरिनियल क्रॉप्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज दिस बुक। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फीचर्स है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। It is a method of farming in which a land is cultivated and crops are grown with an aim to maintain the fertility of the soil by using organic waste of plants and animals. ये एक मेथड होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड होता है फार्मिंग का, जिसमें एक लैंड को कल्टीवेट किया जाता है और क्रॉप्स वहां पर उगाई जाती हैं, जिसमें उनका मेन मोटिव क्या रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन मोटिव यही होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाए। कैसे? ऑर्गेनिक वेस्ट यूज करके। प्लांट्स और एनिमल्स का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे वहां पर मैन्योर्स के रूप में डाला जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करा जा सके। उसके कुछ और फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट फीचर है इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय के लिए, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना, उसे प्रोटेक्ट करना, सॉइल की फर्टिलिटी को, यही मेन फीचर होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। नेक्स्ट फीचर क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नाइट्रोजन लेवल ऑफ सॉइल एंड आल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग क्रॉप वेस्ट एंड लाइवस्टॉक मैन्योर्स इफेक्टिवली। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है, सॉइल में जो नाइट्रोजन लेवल होता है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक है, जिससे ऑर्गेनिक मटेरियल्स की रिसाइकलिंग भी होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे क्रॉप का वेस्ट होता है या वेजिटेबल वेस्ट होता है, ये सभी मैन्योर्स के रूप में काम करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स, पेस्ट एंड डिसीजेस थ्रू क्रॉप रोटेशंस एटसेट्रा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या होता है, अगर आप क्रॉप रोटेशन के थ्रू वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे उस फील्ड में, तो क्रॉप्स जो है प्रोटेक्टेड रहती हैं। वीड्स, पेस्ट यानी कि कीटनाशक, कीट वगैरह नहीं लगते, कीट पतंगे, ठीक है ना, ही कुछ बीमारियां पौधों में लगती हैं। It helps in conserving the environment and natural habitats of wildlife by reducing the negative impact of farming system on them. और ऑर्गेनिक फार्मिंग का लास्ट फीचर क्या है कि इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करने में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जो फार्मिंग सिस्टम में केमिकल्स यूज करे जाते हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस करके। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो गाइज ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ये बुक भी कंप्लीट हो गई है। आपको अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये भी जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।